नोट: यह वीडियो चुनाव ड्यूटी में नियुक्त कर्मचारियों को मात्र जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। इस जानकारी को अंतिम न समझा जाए। किसी भी प्रकार के संशय की स्थिति में भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस, नियम व अपडेट को ही अंतिम माना जाए। धन्यवाद। मुझे माने हमारे पड़ गए 300 वोट, तो 1 PM 300 लिख देना है। फिर 8वां वोट। अब देखो ये दिन भर की गतिविधियां, ये जो SMS करेंगे, 8वां SMS करेंगे कि UK स्पेस 3 PM और टोटल वोट, UK स्पेस टोटल वोट, UK स्पेस 3 PM और 400 वोट पड़ चुके हैं। ऐसी 9वां SMS इसी दौरान हो जाएगा, UK स्पेस 5 PM, यानी कि 5 बजे तक कितने पड़े, तो इसमें लिख दिया हमने 500 वोट। और यदि इसके बाद भी वो होता है 6 बजे तक, तो UK स्पेस 6 PM भी आ जाएगा, हालांकि इस पर नहीं बताया हुआ उसे। अब कह रहे मतदान केंद्र पर मतदाताओं का प्रवेश नियमित करना। अब कैसे करेंगे उनके प्रवेश को नियमित, तो कह रहे महिला पुरुष की अलग अलग पंक्तियां होंगी और दिव्यांग, बुजुर्ग और महिला मतदाता जिनकी गोद में बच्चा हो उनको प्राथमिकता दें, उनको पहले उनको अंदर आने दें। मतदान केंद्र में प्रवेश हेतु अधिकृत कौन कौन है? एक मतदाता मतदान केंद्र के अंदर आ सकता है, फिर है मतदान अधिकारी, वो उसके अंदर आएंगे, प्रत्याशी यानी कि उम्मीदवार जो है, निर्वाचन अभिकर्ता हो गए, और मतदान अभिकर्ता, ये जो है अंदर आएंगे। निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति, जो निर्वाचन आयोग होगा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति है वो भी अंदर आएंगे, यानी कि ऑब्जर्वर हो गया, RO हो गए, ARO, ZM हो गया और SM हो गया, ठीक है, सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट। ZM मतलब जोनल मजिस्ट्रेट और SM माने सेक्टर मजिस्ट्रेट। महिला मतदाता के साथ उसकी गोद में छोटा बच्चा, यानी कि जिसको हम शिशु कह सकते हैं। फिर है आवश्यक होने पर दिव्यांग मतदाता के साथ एक सहायक अंदर आ सकता है। अब कह रहे प्रेस प्रतिनिधियों एवं फोटोग्राफरों के लिए सुविधा, तो इन चीज़ों का आप स्वयं पढ़ लेंगे, कौन आ सकता है कौन नहीं। फिर मतदाता की पहचान के लिए आयोग द्वारा वैकल्पिक दस्तावेज, देखिए क्या क्या दस्तावेज है, आप यहाँ पे इनको पॉज करके पढ़ते जाएंगे, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि। फिर ये है, आप इसको पॉज करके यहाँ पे पढ़ सकते हैं क्या क्या उनके लिए वोटर कार्ड, आधार कार्ड इत्यादि हैं। फिर मतदान केंद्र में और चारों ओर निर्वाचन विधि का लागू किया जाना। यहाँ पे मतदाता को प्रभावित करने की कोशिशों का निषेध किया जाना चाहिए। किसी भी मतदाता को किसी विशेष उम्मीदवार को मत देने के लिए प्रलोभन देने पर निषेध करना है। प्रचार पार्टी से संबंधित किसी सूचना या संकेत के प्रदर्शन पर निषेध करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ चीज़ें जिनको हमें वहाँ पे निषेध करना है, इनकी मनाही होनी चाहिए। मतदान के दौरान उत्पन्न होने वाली विभिन्न स्थितियाँ, अब देखिए क्या क्या स्थितियाँ आ सकती है मतदान के दौरान, तो आप उसे समझ लीजिए। क्या करें, मतदाता की आयु के संबंध में आपत्ति, ठीक है। आपत्ति प्राप्त होने पर अनुलग्नक 7, इसमें संबंधित मतदाता से घोषणा प्राप्त करें तथा घोषणा प्राप्त करने से पूर्व मिथ्या घोषणा के संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, यानी कि किसने अगर झूठी घोषणा की कि मेरी आयु 18 साल से ऊपर है, तो उसको बता देना गलत होने पे क्या होगा, दंड के बारे में, ताकि वो सही से बताए, ठीक है। फिर अनुलग्नक 9 के भाग 1 में घोषणाकर्ता का पूर्ण विवरण रखा जाएगा, और इसी अनुलग्नक के 9 के भाग 2 में भी उसका कि जो घोषणा करने से इनकार कर देगा और मत डाले बिना जो चले गए मतदाता, उनका विवरण इसमें आएगा। फिर है कि मतदाता की पहचान पर आपत्ति अर्थात अभ्याक्षेपित यानी कि चैलेंज वोट, इस पे मेरा सेपरेट वीडियो, इसका लिंक आपको दे रहा हूँ, आप इस पे क्लिक करके इसकी वीडियो को देख लीजिए। तो यानी कि कोई वोटर आया और पोलिंग एजेंट को लगा कि ये वह वोटर नहीं जिसका नाम पुकारा जा, तो उसको चैलेंज करेगा। चैलेंज करने के बाद, क्योंकि चैलेंज किसने किया, पोलिंग एजेंट ने, तो पोलिंग एजेंट का दायित्व होगा कि वो उसको साबित करे, पता नहीं है, तो जब भी वो चैलेंज करेगा तो चैलेंज करते समय 2 रुपये भी वहाँ पे जमा करेगा, फिर उसके रसीद मिलेगी। यदि उसका चैलेंज सही साबित हो जाता तो उस वोटर को वोट नहीं देने दिया जाएगा, और यदि वोटर सही पाया गया, मत पोलिंग एजेंट है वो गलत पाया जाता, तो उनसे 2 रुपये जब्त कर दिए जाएंगे, यानी कि उनको रख दिए जाएंगे। चैलेंज किए जाने हेतु 2 रुपये नगद जमा किए जाने पर ही चैलेंज स्वीकार किया जाएगा तथा चैलेंज फीस जमा करने की रसीद प्रदान की जाएगी। रसीद का नमूना भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। उसके बाद संबंधित व्यक्ति से पूछताछ कर उसकी पहचान सुनिश्चित की जाएगी। वास्तविक मतदाता होने पर उसे मतदान करने की अनुमति दी जाएगी तथा प्रारूप 14 में पूर्ण विवरण अंकित किया जाएगा, और यदि फर्जी मतदाता होने पर अनुलग्नक 6 में थाना प्रभारी को लिखित शिकायत देते हुए मतदाता को पुलिस को सौंप दिया जाएगा।
पीठासीन अधिकारी चुनौती देने वाले व्यक्ति को 2 रुपये का चुनौती शुल्क फॉर्म के कॉलम 10 में रसीद लेने के बाद वापस कर देगा। अब तीसरा है निविदत मत यानी कि टेंडर वोट। ये किसके लिए, इस पर मेरा सेपरेट वीडियो, इसका लिंक है, आप उसे क्लिक करके देख सकते हैं। इसमें क्या है, निविदत यानी कि किसी वास्तविक मतदाता के स्थान पे कोई दूसरा आके वोट दे गया, तब इसको हम वोट देंगे। जब ये अपनी पहचान बता देगा कि मैं वास्तविक मतदाता हूँ, तब ये निविदत मत यानी कि मतपत्र के द्वारा वोट देगा, जिसको अलग से लिफाफे में रखा जाएगा। और इसकी वोट की काउंटिंग जो है ये ईवीएम से वोट नहीं दे सकता। मतदाता के मतदान केंद्र पर पहुंचने से पूर्व ही किसी अन्य के द्वारा मतदान किए जाने की स्थिति में मतदाता की पहचान सुनिश्चित कर ईवीएम के स्थान पर मतपत्र से मतदान कराया जाए। रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा उपलब्ध कराए गए 20 मुद्रित मतपत्रों का उपयोग किया जाएगा, यानी कि 20 टेंडर वोट दिए जाएंगे, जो मतपत्र दिए जाएंगे मुद्रित, तो उन्हीं से वो वोट देगा। फिर प्रयोग से पूर्व मतपत्र के पीछे हाथ से निविदत मतपत्र अंकित कर हस्ताक्षर करें। यदि उस मतपत्र के पीछे पहले से कोई मुहर लगी है तो ठीक है, मुहर नहीं लगी तो फिर पीठासीन अधिकारी ने हाथ से लिखना कि निविदत मतपत्र, और फिर उस पर हस्ताक्षर कर देने बैक साइड में उसके, ठीक है। फिर मतदाता को मतदान कक्ष में जाकर एरो क्रॉस मुहर की सहायता से मतदान करने की अनुमति दें एवं मतदान उपरांत प्राप्त मतपत्र को निर्धारित लिफाफे में सील करें। जो निर्धारित लिफाफा होगा उसके अंदर उसे रख करके उसे सील कर देना है। और प्रारूप सत्रखा, इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ 2 दिन पहले, तो आप उस वीडियो को भी देख लें इसके लिंक में जाके। निविदत मतों की सूची यानी कि जो टेंडर वोट है तो उन सामान्य वोट के लिए तो सत्रखा में उनका विवरण जाएगा, लेकिन ये निविदत मत है तो इनके लिए सत्रखा में उसका विवरण भरा जाएगा। तो सत्रखा प्रपत्र वही है, में मतदाता का पूरा ब्यौरा रखा जाएगा एवं उसके हस्ताक्षर प्राप्त किए जाएंगे। मतपत्र प्रारूप 17 यानी कि 17 जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है 17C में प्रयुक्त व अप्रयुक्त मतपत्रों का लेखा रखा जाएगा। मतदाता द्वारा परीक्षण मत यानी कि टेस्ट वोट, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर भी सेपरेट वीडियो है, उसे भी आप जा करके देख लें। मतदाता द्वारा मत अभिलिखित करने के बाद, यानी कि इसमें क्या होता है, मैं वैसे बता देता हूँ कि अगर कोई वोट दे रहा है, उसने वोट दिया ए कैंडिडेट को लेकिन पर्ची गिरी बी की, तो तब वो यहाँ पे जो है परीक्षण मत करवाएगा और उससे एक फॉर्म भरवा जाएगा 49A में, और साथ में उसे ये बताया जाएगा यदि आप गलत पाए जाते हो तो आपको पुलिस के सुपुर्द कर दिया जाएगा। यदि वो वास्तविक रूप से सही है और तो एजेंट के सामने, तब हम वहाँ पे वोट डलवाएंगे दोबारा से, और जिसको उसने वोट दिया उसके जगह में किसी और को पर्ची की, तो तब फिर वो वहाँ पे हम सेक्टर मजिस्ट्रेट से संपर्क करेंगे, तो वहाँ मशीन बदलेंगे, चाहे वो रीपोलिंग होगी अगले दिन, जो भी स्थिति है वो तब उसके बाद की स्थिति है, तो उसको बोलते हैं परीक्षण मत। तो पीठासीन अधिकारी द्वारा मिथ्या घोषणा के संबंध में चेतावनी दी जाएगी। और मतदाता रजिस्टर 17 में संबंधित मतदाता के से संबंधित द्वितीय प्रविष्टि का अंकन किया जाएगा। 17 में इनकी दोबारा प्रविष्टि की जाएगी। मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में परीक्षण मत के उपरांत निर्गत स्लिप का निरीक्षण किया जाएगा। दावे की पुष्टि होने पर मतदान रोकते हुए रिटर्निंग ऑफिसर को लिखित सूचना देंगे। उनको कैसी सूचना देनी है, फ़ोन तो करना है, साथ में लिखित सूचना देनी है। दावा गलत पाए जाने की स्थिति में मतदाता रजिस्टर की द्वितीय प्रविष्टि के में क्रम संख्या और उम्मीदवार का नाम बताते हुए जिसके पक्ष में मत गया है के समक्ष परिणाम की टिप्पणी का अंकन तथा निर्वाचक के हस्ताक्षर का निशान प्राप्त किया जाएगा। परीक्षण मत की सूचना का अंकन प्रारूप 17 में भी किया जाएगा। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझिए। यहाँ पे तो ये चीज़ ओपन होगी ना। फिर यदि हम वहाँ पे अभ्यर्थी का नाम लिख देते हैं, ये क्या कह रहा है कि दावा गलत पाए जाने पर मतदाता रजिस्टर की द्वितीय जो प्रविष्टि होगी उसमें क्रम संख्या और उम्मीदवार का नाम बताते हुए जिसके पक्ष में मत किया, माने अगर उसने ए कैंडिडेट को वोट दिया तो उसका हमने विवरण लिखना उसमें कि ए कैंडिडेट को वोट दिया गया है। यहाँ पे तो साफ साफ नाम पता चल जा रहा है, भले परीक्षण मत में था और वो सही पाया गया कि ए कैंडिडेट को वोट दिया, तो यहाँ पे उसका नाम क्यों दिया जा रहा है? इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जब काउंटिंग होगी ना, तो काउंटिंग में यदि एक कैंडिडेट के टोटल वोट आ गए उस मशीन में 500 वोट पड़े, 500 में से अगर एक कैंडिडेट के वोट आ गए 200, ठीक है, तब वहाँ पे क्योंकि एक तो इसने यहाँ पे परीक्षण वोट में भी डाल दिया और एक इसने पहले डाल दिया, तो इसलिए वहाँ 200 के 200 की काउंट में, तो वहाँ पे एक माइनस कर दिया जाएगा, यानी कि 199 वोट पड़े। इसलिए यहाँ पे उसका नाम दिया जाएगा कि परीक्षण वोट किसके नाम पर किया गया था और उनके नाम पर ये वोट सही पड़ा, तो वहाँ पे यानी कि पहली बार में भी उनके नाम पे वोट पड़ा होगा, तो इसलिए उन कैंडिडेट का वहाँ पे एक वोट कम हो जाएगा काउंटिंग के समय। समझ गए? फिर मतदाता द्वारा मत देने से इनकार करना।
मत देने से इनकार करने पर संबंधित मतदाता को नियम 49(ओ) के तहत मतदान हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। अगर कोई आता है बोलता मुझे मत नहीं देना तो वो जा सकता है, हम उसको बाध्य नहीं कर सकते। मतदाता रजिस्टर में संबंधित प्रविष्टि के सामने मतदान से इनकार की टिप्पणी अंकित कर पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जाए। अब देखिए, ऐसा वोटर जब चले जाता है तो जब उसने 17 का में उसकी प्रविष्टि होगी तो उसके आगे अभियुक्ति में लिख दिया जाएगा कि मतदान करने से इनकार किया गया, ठीक है, और उस पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर हो जाएंगे। अब यहाँ पर ईवीएम में और 17 का रजिस्टर में काउंटिंग में अंतर आएगा। अब अगर 120वें नंबर पे ये मतदाता आया जिसने पहले अपना प्रविष्टि तो करा दी, उसके बाद वो वापस चले गया, ठीक है, तो यहाँ पे तो कितनों की प्रविष्टि होगी, 120 की। अब उसके बाद 121वां आएगा, फिर वो मशीन से वोट देगा, जबकि 120वें वाले ने वोट नहीं दी तो वहाँ पे तो अब तक वोट कितने पड़े थे ईवीएम में, 119, क्योंकि 120वें वाले ने वोट नहीं दिया, वो वापस चलेगा। 121वां आकर के वहाँ वोट देगा, तो अब यहाँ पे एक डिफर आ जाएगा कि यहाँ मतदाता रजिस्टर में 121 है लेकिन वोट पड़े हैं वहाँ पे 120, ये भी ध्यान देना है। ऐसी टिप्पणी के सामने निर्वाचक के हस्ताक्षर अंगूठे का निशान भी लिया जाए। प्रारूप 17 का यानी कि 17C में भी उक्त सूचना की अंकना की जाएगी, उसमें भी की जाएगी कि एक मतदाता आया और उसने वोट नहीं दिया, तब उसको माइनस कर देंगे। यदि बैलेट बटन दबाकर मतदान की अनुमति दी जा चुकी है तो अगले मतदाता को मतदान की अनुमति दी जाएगी। यदि तृतीय मतदान अधिकारी ने बैलेट इश्यू कर दिया था तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो 121वें नंबर का मतदाता आएगा तो वो उसमें वोट दे सकता है। अब अंतिम मतदाता द्वारा मत देने से इनकार करने की स्थिति में यदि अंतिम व्यक्ति आया, 400वां व्यक्ति आया या 410वें नंबर का व्यक्ति आया और उसने मना कर दिया मैं वोट नहीं दे रहा हूँ, यहाँ से जारी हो चुका है कंट्रोल यूनिट से, तो कंट्रोल यूनिट का पावर स्विच ऑफ कर पुनः ऑन कर क्लोज बटन दबाएं। तो क्योंकि अंतिम था तो हम उसका पावर स्विच ऑफ कर देंगे, फिर स्विच ऑन करेंगे तो तब वो अपने आप जो कमांड दी गई थी वो कमांड अपने आप समाप्त हो जाएगी, और तब चूंकि अंतिम था तो इसलिए सीधे सीधे क्लोज बटन दबा देंगे, बात खत्म, तब कोई भी वोट नहीं पड़ सकता। मतदान के दौरान मतदान कक्ष में पीठासीन अधिकारी का प्रवेश। यदि पीठासीन अधिकारी को कोई संदेह है कि बीयू ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रही है या कोई निर्वाचक बीयू से छेड़छाड़ कर रहा है या लंबी अवधि तक मतदान कक्ष में रुका हुआ है तो पीठासीन अधिकारी को नियम 49M के अधीन मतदान कक्ष में प्रवेश करने का अधिकार है। 49M क्या है इस पर अलग से मैं विस्तार से बता दूंगा। तो 49M के तहत वो प्रवेश कर सकता है कि इसने बहुत टाइम लगा दिया, कर क्या रहा है। ऐसे समय पर मतदान अभिकर्ताओं को साथ ले जाने की अनुमति दी जाएगी। ऐसे समय पर वह अपने साथ मतदान अभिकर्ताओं को भी साथ ले जा सकता है कि आखिर ये व्यक्ति कर क्या रहा है वोटिंग कंपार्टमेंट में इतनी देर से। फिर यदि कोई निर्वाचक पीठासीन अधिकारी द्वारा चेतावनी के पश्चात भी मतदान प्रक्रिया का पालन करने से इनकार करे तो पीठासीन अधिकारी ऐसे मतदाता को निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 49M के अधीन मत देने की अनुमति प्रदान नहीं करेंगे और उसकी पर्ची वापस ले लेंगे। यानी कि कुछ परिस्थिति ऐसी आती है कि किसी मतदाता को पीठासीन अधिकारी मना कर देता, वो होता 49M, यानी कि उनको लग रहा है ये कुछ डाउटफुल व्यक्ति है, ये कुछ गड़बड़ करने जा रहा है, कुछ मशीन में गड़बड़ करेगा या किसी पार्टी विशेष का प्रचार कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को वह वोट देने से मना कर सकता है पीठासीन अधिकारी। इस पॉइंट को दोबारा से देखिए कि यदि कोई निर्वाचक पीठासीन अधिकारी द्वारा चेतावनी देने के पश्चात भी, जब उन्होंने चेतावनी दे दी है उसके बाद भी मतदान प्रक्रिया का पालन करने से इनकार करे तो पीठासीन अधिकारी ऐसे मतदाता को निर्वाचनों का संचालन के नियम जो 49M है इसके तहत जो मत देने से मना कर सकता है और उसकी पर्ची वापस ले लेंगे। फिर तीसरा पॉइंट इसमें कि यदि किसी निर्वाचक को मतदान प्रक्रिया के अतिक्रमण के कारण मत देने के लिए अनुमति नहीं दी गई तो पीठासीन अधिकारी मतदाता रजिस्टर के अभियुक्ति कॉलम में टिप्पणी देगा तथा उस पर हस्ताक्षर करेगा अगर किसी को वोट देने से मना किया जाता है तो। पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदाता रजिस्टर 17A यानी कि 17 का में संबंधित मतदाता के ब्यौरे के समक्ष मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन, मतदान की अनुमति नहीं दी गई की टिप्पणी अंकित कर हस्ताक्षर करेंगे 17 का रजिस्टर में। फिर कर ऐसे मतदाता का मतदान हेतु आना जिसके नाम के आगे PB अथवा डिलीटेड अंकित है तो मतदान की अनुमति नहीं दी जाएगी। देखिए अगर किसी रजिस्टर में किसी के नाम के ऊपर PB लिखा है यानी कि पोस्टल बैलेट, तो वो वहाँ पे वोट नहीं दे सकता, या जिसके नाम के आगे डिलीटेड लिखा है, डिलीट लिखा है, वह भी उसको भी मतदान देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हाँ, डिलीट वाले केस में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं कि अगर वहाँ पे मृत दिखा रखा लेकिन वो जीवित है तो वो व्यक्ति फिर वोट दे सकता है। अब ऐसे यहाँ पे AHD यानी कि अनुपस्थित स्थानांतरित
तथा मृत निर्वाचक, इनकी स्थिति में पालन की जाने वाली प्रक्रिया क्या है? निर्वाचन अधिकारी द्वारा ASD मतदाताओं की सूची पीठासीन अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी। मतदान के दिन मत देने आए ऐसे मतदाता जिसका नाम इस तरह की सूची में हो को अपनी पहचान बताने के लिए एपिक या आयोग द्वारा निर्धारित अन्य कोई वैकल्पिक फोटो परिचय दस्तावेज प्रस्तुत करना पड़ेगा। पीठासीन अधिकारी पहचान दस्तावेज को व्यक्तिगत रूप से सत्यापित करेगा कि हाँ, इसका नाम तो ASD में लेकिन वास्तव में यह वही व्यक्ति है, और मतदान अधिकारी द्वारा प्रारूप 17 का में मतदाताओं के रजिस्टर में संबंधित विवरण ठीक से दर्ज किया जाएगा। यानी कि हालांकि उसका नाम ASD में है, माने अब्सेंट, शिफ्ट और डिलीट। यहाँ पे डिलीट वाला आ गया ना, D ASD माने अब्सेंट, S माने शिफ्ट, शिफ्टेड और D माने डिलीट, तो यह डुप्लीकेट भी होता है D का मतलब। तो यहाँ पे जो डिलीटेड वाला आ करके अगर अपने आप को बताता कि मैं यही व्यक्ति हूँ तो उसको वोट देने दिया जाएगा, पर पहले वह सत्यापित कर लेंगे। प्रारूप में एक घोषणा लेनी चाहिए। एक अनुलग्नक 16 है, इसमें एक घोषणा होगी, वो घोषणा लेनी है ऐसे मतदाताओं से। अनुपस्थित तथा स्थानांतरित मतदाताओं की सूची के जांच के उपरांत जिन मतदाताओं को मतदान की अनुमति दी गई है उनका रिकॉर्ड पीठासीन अधिकारी रखेंगे। फिर दृष्टिबाधित एवं शिथिलांग मतदाताओं द्वारा मतदान हेतु सहायक साथी की मौक। ये कह रहा है कि ऐसे मतदाताओं को अपने साथ 18 वर्ष से अधिक आयु वाले किसी एक सहायक को साथ ले जाने की अनुमति नियम 49 के अधीन देय होगी। सहायक को एक से अधिक मतदाता के सहयोगी के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कोई भी सहायक होगा एक ही व्यक्ति के साथ सहायक बन के जा सकता है। सहायक के दाएं हाथ की तर्जनी उंगली में अमिट स्याही लगेगी। देखिए, जो प्रॉक्सी वोटर होता है उसके तो बाएं हाथ की मध्यमा में लगती है, लेकिन जो किसी का साथी बन के जाता है तो उसके दाहिने हाथ की तर्जनी में लगती है। सहायक से संलग्नक 12 पर घोषणा ली जाएगी तथा प्रारूप 14 का में पूर्ण विवरण रखा जाएगा। ये प्रारूप 14 का होगा, उसमें उसका विवरण रखा जाएगा। दृष्टिबाधित या अक्षम एवं कुष्ठ रोगी मतदाताओं की स्थिति में मतदाता रजिस्टर पर सहायक साथी का अंगूठा निशान हस्ताक्षर लिया जाएगा। यानी कोई दृष्टिबाधित होगा, अक्षम होगा या कुष्ठ रोगी से संबंधित होगा तो जो उसका सहायक साथी का उसके अंगूठे का निशान या हस्ताक्षर भी लिया जाएगा। अब बात आती है डाक मतपत्र या पोस्टल बैलेट। इस पे भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। हालांकि उस वीडियो में थोड़ा सा एक गड़बड़ी हो गया था कि मैंने जब लिफाफे के अंदर की बात की तो उसका संशोधन मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ। हालांकि मैंने उसके जो पोस्टर है, थंबनेल, उसमें सुधार कर दिया है कि जो मतपत्र होता है उस पर टिक करके या उस पर मोहर लगा करके उसको फोल्ड करके हम उसको 13B लिफाफे में यानी कि छोटे लिफाफे में रखेंगे, और छोटे लिफाफे को हम चिपका करके छोटे लिफाफे के साथ में जो 13 का घोषणा पत्र होता है उन दोनों को हम बड़े लिफाफे के अंदर रखेंगे। जबकि मैंने उसमें कहा था कि छोटे लिफाफे के अंदर मतपत्र और घोषणा पत्र जाएगा। ऐसा नहीं है, घोषणा पत्र अलग से और छोटे लिफाफे के अंदर मतपत्र होगा। वो दोनों यानी कि छोटा लिफाफा जिसके अंदर मतपत्र है वो चिपका हुआ छोटा लिफाफा प्लस घोषणा पत्र जाएंगे बड़े लिफाफे के अंदर। तो उसी से संबंधित है, तब उसे बैलेट ये पेटिका होगी उसके अंदर डाल दिया जाएगा। अब इसमें कह रहे कि यदि कार्मिक निर्वाचन ड्यूटी वाले निर्वाचन क्षेत्र से भिन्न क्षेत्र का मतदाता है PB द्वारा मतदान करेगा। ठीक है, यह आवेदन पत्र PB हेतु होता है प्रारूप 12 पोस्टल बैलेट हेतु प्रारूप 12 होता है। ये भी आप देख सकते हैं। आवेदन करते समय संबंधित कार्मिक को निम्न सूचनाएं देनी होंगी। क्या क्या सूचनाएं देनी होंगी कि विधानसभा क्षेत्र, मतदान केंद्र का क्रमांक तथा नाम जहां का वह मतदाता है, ड्यूटी आदेश एवं AP की 6 प्रति, फोटो पहचान पत्र की 6 प्रति देनी होगी। और ये मतदान केंद्र का क्रमांक इत्यादि कहाँ से मिलेगा, तो इसके लिए मैंने लिंक दिया था, एक वीडियो है कि वोटर लिस्ट कैसे देखे, उसे आप डाउनलोड करके अपना क्रमांक इत्यादि देख सकते हैं। फिर RO PB जारी करेंगे। जो RO होंगे वो क्या जारी करेंगे, वो PB को, पोस्टल बैलेट को जारी करेंगे। अब बात आती है प्रॉक्सी वोटर। देखो प्रॉक्सी, यहाँ पे हर जगह उन्होंने प्रॉक्सी लिखा है इंग्लिश हिंदी में, जबकि यहाँ ब्रैकेट में एक जगह में प्रतिनिधि भी लिख देते तो और इजी हो जाता। प्रॉक्सी का मतलब होता है प्रतिनिधि। प्रतिनिधि माने किसी के जगह में कोई दूसरा व्यक्ति प्रतिनिधि के रूप में जाके वोट करेगा, उसको कहते हैं प्रॉक्सी। सीधी सी बात है, प्रॉक्सी वोटर यानी कि प्रतिनिधि वोटर, मतदाता। तो प्रॉक्सी के द्वारा मतदान यानी कि क्लासिफाइड सर्विस वोटर, जो कुछ CSB होते हैं, क्लासिफाइड सर्विस वोटर होते हैं, जैसे सेना इत्यादि में, आर्मी इत्यादि में या कुछ सुरक्षा बल में होते हैं, उन्हीं वही जो है क्लासिफाइड सर्विस वोटर की लिस्ट में आते हैं, उन्हीं के जो प्रॉक्सी नियुक्त किया जाता है। तो इन हेतु 17A में मतदान क्रमांक की उपसूची का क्रमांक CSV लिखा जाएगा। यानी कि जो इनका प्रॉक्सी वोटर आएगा तो उस पर CSV लिखा जाएगा उनके नाम के आगे, और यह प्रॉक्सी लिख दिया जाएगा PV। अब प्रॉक्सी
के द्वारा मतदान किए जाने हेतु मतदाता के पास इस आशय का आरओ या एआरओ द्वारा जारी प्रमाण पत्र अवश्य होगा। अमिट स्याही प्रॉक्सी के बाएं हाथ की मध्यमा में लगाई जाएगी। इस पे भी सेपरेट वीडियो है, आप लिंक पे जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। फिर मतदान समाप्ति के समय आवश्यक कार्य एवं सावधानियां। अब मतदान समाप्ति का समय आ जाता है तो क्या क्या आवश्यक कार्रवाई है वो देखिए। मतदान समाप्ति से 15 मिनट पूर्व घोषणा कर मतदान केंद्र की परिसीमा में उपस्थित मतदाताओं को पंक्तिबद्ध करा दे। 15 मिनट पहले, समाप्ति से 15 मिनट पहले, यानी कि 6 बजे का टाइम है तो 5:45 बजे पंक्तिबद्ध करवा देना है जितने भी मतदाता खड़े होंगे बाहर। फिर ठीक 6 बजे पंक्ति में अंतिम, जैसे ठीक 6 बजेगा तो उस समय पंक्ति में जो सबसे लास्ट मतदाता होगा उसको हमने एक पर्ची देना है, उसमें क्रमांक लिखना। अगर 20 हैं खड़े हैं तो 20वें नंबर यानी लास्ट वाले को 1 नंबर देंगे। ऐसे करते करते उल्टे से, इस पे मैं पहले बता चुका हूँ, तो 20 पर्चियाँ हम बांट देंगे। अब इसके बाद हम 10वां SMS करेंगे। देखिए 9 SMS तो हो चुके थे, अब है 10वां SMS। अब 10वें SMS में क्या लिखना है, वही UK स्पेस क्यू माने लाइन, स्पेस फिर नंबर ऑफ वोटर इन क्यू, कितने वोटर हैं तो हमने यहाँ पे लिख दिया UK, फिर ऐसे लिखना हमने क्यू। उसके बाद जैसे 18 वोटर है वहाँ लाइन पे तो हमने लिख देना 18। कहीं पे 15 होंगे तो 15, कहीं पे 2 होंगे तो 2, कहीं पे 1 होंगे तो 1, ठीक है। या कहीं पर होंगे नहीं तो 0 लिख देंगे। अब है साढ़े 6 बजे 6:30 बजे तक पंक्ति में उपस्थित मतदाताओं को मत देने की अनुमति देना। जो 6 बजे तक उपस्थित हो जाएंगे पंक्ति में सिर्फ वही वोट दे सकते हैं। हालांकि उनको वोट देते देते नंबर अगर 7 बजे तक आ रहा है तो भी वो वोट देंगे। या अगर 100 मतदाता लाइन पे खड़े हैं, उन 100 का नंबर आते आते अगर रात के 9, 10, 11 बज के तब तक वो वोट देंगे। पर कौन, जो 6 बजे तक वहाँ पे लाइन पे खड़े हैं। 6 बजे के बाद यानी कि जो लाइन वाले पर्ची बंट गई और उसके बाद कोई आएगा तब उसको वोट देने की इजाज़त नहीं होगी। 17 में अंतिम मतदाता विवरण के ठीक पश्चात, जब अंतिम मतदाता का विवरण हो जाएगा उसके ठीक बाद एक सीधी रेखा खींची जाएगी और अंतिम क्रमांक का विवरण लिखना है उसमें, एवं स्वयं तथा उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर करवाएं, एवं तब उसके बाद 11वां SMS करें। अब 11वें SMS में क्या है तो UK स्पेस VT स्पेस मेल स्पेस फीमेल स्पेस अदर। तो हमने उदाहरण के लिए UK VT यानी कि वोटर है 250, तो ये पहले वाले वोटर हैं 250 और फिर ये आ जाएंगे बाद में भी 250, यानी 250 मेल है, फिर 250 फीमेल है और 001 एक है। देखो ये ट्रिपल डिजिट में जाएगा 001, क्योंकि 3-3 में दिया जा रहा है ना। 100 से ज़्यादा वोटर होंगे तो ये तब ये भी 001 जाएगा, 01 ना होकर के ये 001 जाएगा। और कोई नहीं है तो यहाँ पे 000 कर देना। फिर क्लोजिंग ऑफ EVM। अब है, हालांकि EVM पर भी सेपरेट वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब चैनल पे, आप देख सकते हैं। तो फिर भी इस पर हाईलाइट करते थोड़ा सा। CU का क्लोज बटन दबा दे। अंतिम वोट पड़ने के बाद सबसे पहला काम करना है क्लोज बटन दबा देना। इस कैप को हटाना है, रबर कैप को, इसके अंदर उंगली से प्रेस करते हुए क्लोज बटन दबा देना है। फिर टोटल का बटन दबाकर डाले गए मतों का मिलान 17C से करना है। फिर ये टोटल बटन है, इसको बोलते हैं टोटल बटन। इसको दबा करके यहाँ पे टोटल वोट दिखाएगा कि भाई, ये नहीं दिखाएगा किस कैंडिडेट को कितना है, ये दिखाएगा कि कुल कितने वोट पड़ गए, 413 वोट। तो यहाँ पे टोटल दिखा देगा। फिर 17C से उसका मिलान करना है। फिर आगे कि स्विच ऑफ पावर यूजिंग टॉगल स्विच। अब यहाँ पे स्विच ऑफ कर देना है इसका, कंट्रोल यूनिट का ये जो स्विच ऑफ वाला बटन है इसको हमने ऑफ कर देना है। फिर मतपत्र लेखा यानी कि 17C तैयार कर उसकी प्रतियां मतदान अभिकर्ताओं को उपलब्ध कराएं। अब देखो 17C हमें 7-8 प्रतियों में तो तैयार करना ही होगा, क्योंकि अगर किसी के 4 एजेंट है या 5 एजेंट है तो प्रत्येक एजेंट को एक 17C की प्रति देनी है। फिर 2-3 हमारे पास खुले में भी रखनी है, एक हमने वहाँ पे बॉक्स के साथ भी चिपका के रखनी, बॉक्स मतलब जो मशीन है उसके साथ भी चिपका के रखनी है। तो इसलिए 7-8 प्रतियों में इसको मान के चलिए आपको तैयार करके रखना है। मतपत्र लेखा 17C की 2 प्रतियाँ पृथक आवरण में रखें। जो 17C की जो है 2 प्रतियाँ अलग से उसमें ढक करके रखें। फिर मतदान समाप्ति की औपचारिक घोषणा कर घोषणा प्रपत्र यानी कि भाग 3 पर स्वयं एवं अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर कराएं। देखो 4 घोषणाएं होनी है तो उनमें से एक घोषणा ये भी है। अब है प्रारूप PS05 यानी कि वोटर टर्न आउट तैयार करे, यानी कि रिसीविंग का ये प्रपत्र है। तो इसमें सारा आ जाएगा, इसमें कितने वोटर थे, कितने परसेंटेज थे, महिला मतदाता कितनी, पुरुष मतदाता कितने, इसका विवरण आता है प्रारूप PS05 में। फिर उसके बाद है कह रहे कि कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट और वीवीपैट को उनके बॉक्स में रख करके सील करें एवं
एड्रेस टैग लगाएं। देखो ये होता है एड्रेस टैग, जिस पे एड्रेस लिखा होता है। तो सबको सील करना, सबके बाहर से एड्रेस टैग लगाना है। और वोटिंग मशीन को सील करने के पश्चात पीठासीन की घोषणा यानी कि भाग 4 चौथी घोषणा होगी पर अपने एवं अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर कराएं। सब जगह यहाँ पे एड्रेस टैग लगाएं। फिर निर्वाचन से संबंधित पैकेट तैयार करना। अब पैकेट तैयार करना यानी कि लिफाफे तैयार करना। इस पर भी सेपरेट वीडियो बना मेरा, सांविधिक असांविधिक चारों प्रकार के लिफाफों पे। फिर भी यहाँ पे आप नज़र दौड़ा सकते हैं। कह रहे संग्रह केंद्र पर ईवीएम मशीन तथा वीवीपैट के साथ जमा होने वाले प्रपत्र सफ़ेद रंग के लिफाफे। देखो कुछ लिफाफे ऐसे जो सफ़ेद रंग के, ये ध्यान देना आपने, ठीक है, जिन पे जो कोई कलर नहीं होगा, सफ़ेद रंग के लिफाफे। तो क्या है, मत पत्र लेखा 17C यानी कि 17 एवं पेपर सील के लेखा के कवर हेतु, ठीक है। इस पे पैकेट 5, ठीक है, 5वें नंबर का पैकेट। फिर है पीठासीन अधिकारी की घोषणा, ये भी सफ़ेद पैकेट में जाएगा, नंबर 6 है। फिर पीठासीन अधिकारी की डायरी, ये भी सफ़ेद उसमें, तो इस 7वें नंबर का है। फिर है प्रारूप PS05 वोटर टर्नआउट एवं पीठासीन अधिकारी के लिए चेक मेमो, ये भी सफ़ेद उसमें जाएगा, 8वें नंबर का है। अब है विजिटर सीट, ये 9वें नंबर का हो गया। दिखावटी मतदान यानी मॉक पोल प्रमाण पत्र, 10वें नंबर के पैकेट में जाएगा। और दिखावटी मतदान की प्रिंट स्लिप रखने हेतु लिफाफा, 11वें नंबर पैकेट पे जाएगा। मॉक पोल की जो प्रिंट स्लिप है उसका लिफाफा, जो ब्लैक कलर का होता है, ये सफ़ेद नहीं होता, ये इसका लिफाफा ब्लैक होता है, दिखावटी मतदान की प्रिंट स्लिप। फिर है मॉक पोल स्लिप का सील्ड बॉक्स, फिर एक बॉक्स जाएगा प्लास्टिक का बॉक्स। फिर है वोटिंग कंपार्टमेंट जो बना रखा वहाँ पे गत्ते का। फिर निर्वाचन प्रपत्रों को सील करना। अब प्रपत्र को सील कैसे करना, देखिए ये 4 प्रकार के लिफाफे हैं। पैकेट नंबर 1 सांविधिक लिफाफा जो हरे रंग के उसमें दिखाई दे रहा है। पैकेट नंबर 2 असांविधिक लिफाफा जो पीले रंग में दिखाई दे रहा है। पैकेट नंबर 3 जो है कि भूरे रंग में दिखाई दे रहा है। और पैकेट नंबर 4 जो कि नीले रंग में दिखाई दे रहा है। पैकेट नंबर 1 सांविधिक लिफाफा, इसको सील बंद करना है, ये हरे रंग का होगा। तो इसमें क्या आएगा, पहला है निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति, ठीक है, पैकेट 1 का पहला। फिर मतदाता रजिस्टर 17 का पैकेट 1 का दूसरा लिफाफा होगा। मतदाता पर्ची पैकेट 1 में तीसरा लिफाफा होगा। फिर है अप्रयुक्त निविदत मतपत्र यानी कि वो टेंडर वोट के पर्चे कि जो प्रयोग में नहीं किए गए, उनके लिए ये पैकेट 1 के चौथे नंबर लिफाफे में जाएगा। और प्रयुक्त निविदत मतपत्र और प्रारूप 17 का, माने एक भी प्रयुक्त नहीं होता तो वो सारे के सारे 20 के 20 तो इसके अंदर चले जाएंगे ना। तो फिर इसके अंदर क्या जाएगा, इसके अंदर एक सिंपल कागज में आप नील लिख करके डाल देना, या जो भी इसका वो होगा वो प्रपत्र को इसके अंदर आपने नील लिख देना, वो चले जाएगा। तो ये हो गए 5। इस 5 के 5 क्या होंगे, सील बंद होंगे, ग्रीन पैकेट सांविधिक में। अब आता है असांविधिक जो पीले रंग का है। इसमें चिन्हित प्रति के अतिरिक्त जो 3 अन्य हैं वो आएंगे इसमें। तो पैकेट 2 का पहला लिफाफा जाएगा, निर्वाचक नामावली की जो 3 अन्य प्रतियां वो आएंगी इसमें। फिर मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति पत्र प्रारूप 10 ये दूसरे पैकेट का दूसरे नंबर का लिफाफा होगा। फिर निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र यानी कि प्रारूप 12 खा यानी कि जो होता है EDC, जो कि इस बार नहीं होगा, तो वो पैकेट दूसरे के तीसरे नंबर लिफाफे में जाता है। फिर चुनौती भरे मतों की सूची यानी कि अभ्याक्षेपित मतों की सूची का फॉर्म 14 में जाएगा। ये सील्ड होगा, ठीक है, सील्ड कवर में जाएगा, पैकेट दूसरे के चौथे नंबर लिफाफे में होगा। यानी कि असांविधिक लिफाफे में एक ही यह लिफाफा होगा जो कि सील्ड होगा, कवर्ड। बाकी सभी केवल चिपकाए जाएंगे, वो सील्ड नहीं होंगे। यानी कि लाख के द्वारा वो लाख पिघला करके सील नहीं किए जाएंगे अन्य लिफाफे, यही वाला लाख पिघला करके सील किया जाएगा। ये पैकेट नंबर दूसरा का 02 का मतलब है पैकेट नंबर 2 यानी कि असांविधिक लिफाफा। इसका कौन सा लिफाफा है, चौथा पैकेट दूसरा का। फिर है दिव्यांग मतदाताओं की सूची प्रारूप 14 का, ठीक है, प्रारूप 14 का तथा साथी की घोषणा, ये पैकेट 2 का मतलब वही असांविधिक लिफाफा और असांविधिक पैकेट जिसका लिफाफा नंबर 5 में जाएगा। फिर है निर्वाचकों से उनकी आयु के संबंध में घोषणा तथा ऐसे मतदाताओं की सूची, ये पैकेट नंबर 2 के छठे नंबर लिफाफे में जाएगा। फिर है अभ्याक्षेपित यानी कि चैलेंज मतों की रसीद बुक। देखो चैलेंज होगा जब चैलेंज वोट, तो उसमें एक रसीद बुक होगी, ठीक है, तो उस रसीद बुक और जब्त की गई धनराशि से संबंधित यह लिफाफा होगा। तो जो अभ्याक्षेपित वाला लिफाफा था पहला, यानी कि लिफाफा नंबर
लिफाफा नंबर 4, जो लिफाफा नंबर 4 ये तो शील्ड जाएगा, इसमें सूची जाएगी कितने जो है चुनौती वाले थे अभ्याक्षेपित, ठीक है ना, तो उनके तो यहाँ पे शील्ड कवर जाएगा। और यहाँ पे अभ्याक्षेपित चयन मर्तों की रसीद बुक, जो रसीद बुक होगी, जो एजेंट को हम रसीद देंगे उसकी जो रसीद बुक का दूसरा भाग होगा वो हो गया, और जो जब्त की गई जो राशि की 2 रुपये की वो राशि से संबंधित ये पैकेट दूसरे का 7वें नंबर लिफाफे में जाएगा। फिर 8वें नंबर लिफाफा है अप्रयुक्त तथा खराब ग्रीन पेपर सील, जो खराब ग्रीन पेपर सील होंगी वो 8वें नंबर लिफाफे में जाएंगी। फिर 9वें नंबर लिफाफे अप्रयुक्त मतदाता पर्ची, मतदाता पर्ची जो बच जाएंगी वो इसमें आ जाएंगी। फिर अप्रयुक्त तथा खराब स्पेशल टैग, यानी कि जो 2 बच जाएंगे वो इसमें चले जाएंगे। फिर अप्रयुक्त तथा खराब स्ट्रिप सील, यानी कि स्ट्रिप सील इस बार तो है नहीं तो ये नील ही जाएगा। तो इस प्रकार के 11 प्रकार के इसमें लिफाफे जाते, असांविधिक लिफाफे पीले कलर में। इनको आप बार बार देखेंगे तो एकदम आपको समझ में आ जाएगा। मेरे उस वीडियो को जरूर देख लेना, उसमें मैंने और क्लियर किया हुआ है। पैकेट नंबर 3 यानी कि भूरे रंग का लिफाफा। पैकेट नंबर 3 का जो पहला लिफाफा है वो है पीठासीन अधिकारी की हस्त पुस्तिका, जो PDF में भी हमें मिली हुई है और जो अलग से भी मिली हुई है, तो वो हस्त पुस्तिका जाएगी। पैकेट नंबर 3 भूरे रंग के लिफाफे, भूरे नंबर के पैकेट में पहले लिफाफे में। फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मैनुअल जाएगा वो भी इसी में जाएगा। फिर है पैकेट नंबर 3 का दूसरा लिफाफा, इसमें अमिट स्याही जाएगी, इंक पैड हो गया, पीठासीन अधिकारी की धातु की मोहर यानी कि ब्रासील हो गई, निविदत मतों को चिन्हित करने के लिए प्रयुक्त एरो क्रॉस मार्क रबर स्टैंप, और अमिट स्याही की सीसी के रखाव हेतु प्रयुक्त कप यदि कोई हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इंक पैड, यहाँ पे अमिट स्याही की सीसी जाएगी, यहाँ पे अमिट स्याही का कप जाएगा। तो इसमें भी 7 जाते हैं, 5 ये हो गए और 2 ये हो गए, ठीक है। भूरे रंग के पैकेट में कुल कितने आइटम जाते हैं? 7 आइटम। और जो सांविधिक लिफाफा हरे रंग का उसमें कितने जाते हैं? उसमें 5 जाते हैं। और जो असांविधिक लिफाफा पीले रंग का उसमें कितने जाते हैं? 11। फिर है पैकेट नंबर 4 यानी कि नीले रंग का, इसमें अन्य विविध, इनके अलावा जो भी विविध सामग्रियाँ बच जाएंगी वो पैकेट नंबर 4 में जाएंगी। अभी मतदान केंद्र से वापसी, अब वापसी के समय पे फिर SMS करना है। समस्त निर्वाचन सामग्री एवं मतदान दल के सदस्यों के साथ निर्धारित बस से संग्रह केंद्र हेतु प्रस्थान करें एवं संग्रह केंद्र पर पहुंचकर 12वां SMS करें। संग्रह केंद्र मतलब जहां सामग्री हमने जमा करनी है वहां पे जब हम पहुंचेंगे तब वहां पे पहुंच के हमने 12वां SMS करना है। क्या है? UK स्पेस SARC। तो SARC वाला SMS मतलब हम संग्रह केंद्र पर हम पहुंच गए हैं। अब है संग्रह केंद्र पर समस्त सामग्री जमा करने के उपरांत मतदान अधिकारी पीठासीन अधिकारी से तथा पीठासीन अधिकारी संबंधित सेक्टर मजिस्ट्रेट से कार्यमुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे। देखिए जो हमारे साथ 3 अन्य मतदान अधिकारी प्रथम द्वितीय तृतीय होंगे, जब सारी सामग्री जमा हो जाएगी तब वो हमसे यानी कि पीठासीन अधिकारी से रिलीविंग लेंगे कार्यमुक्ति प्रमाण पत्र, और उसी समय पीठासीन अधिकारी किससे? सेक्टर मजिस्ट्रेट से कार्यमुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे। अब विशेष परिस्थितियों में किए जाने वाले SMS, कुछ SMS ये भी हैं। 13वां SMS है कि EVM में खराबी के कारण मतदान रुकने पर, अगर मतदान रुक गया, EVM में खराबी आ गई, तो हम क्या लिखेंगे? UK स्पेस EVM, यानी कि UK और स्पेस देके EVM लिख देंगे, तो इसका मतलब EVM में खराबी है। यदि वही खराबी तुरंत निस्तारित हो जाती है 5-10 मिनट में, तो तुरंत हमने एक SMS करना UK स्पेस SEVM, S मतलब सॉल्व हो चुकी है EVM की प्रॉब्लम, तो हम लिख देंगे UK स्पेस SEVM। फिर 14वां SMS जाएगा कि कानून व्यवस्था की वजह से यदि मतदान में कोई बाधा आती है तो UK स्पेस लॉ, ठीक है। अब यदि ये समस्या निस्तारित हो जाती है तो फिर लिख देंगे UK स्पेस S मतलब सॉल्व LW, ठीक है, ये लिख देंगे। क्योंकि यदि ये समस्याएं सॉल्व नहीं होती है तो फिर वो ऊपर वाले कुछ ना कुछ इसके लिए निस्तारण के लिए कुछ ना कुछ प्रक्रिया करेंगे। यदि हमारे स्तर से वो सॉल्व हो गई तो हम S लिख देंगे उससे पहले, S का मतलब सॉल्व है, तो सॉल्व हो चुकी है लॉ प्रॉब्लम। फिर 15वां SMS, ये सब कब होंगे? यदि जब विशेष परिस्थितियाँ आएंगी, यदि ये परिस्थितियाँ नहीं आती तो फिर इन SMS को करने की आवश्यकता नहीं है। फिर अन्य वजह से यदि मतदान रुका है, रुकने पे तो लिख दें UK OTH यानी कि अदर्स से मतदान रुक गया। यदि ये निस्तारित होगी तो UK स्पेस SOTS यानी कि सॉल्व अदर्स। अब उसके बाद ये यूनिट्स कंट्रोल यूनिट है, इसका ये ढक्कन खुल जाएंगे जिसका रिजल्ट सेक्शन वाला, तो ये क्लोज बटन हो गया, ये रिजल्ट हो गया, ऊपर वाला यहाँ रिजल्ट बटन, ये नीचे वाला बटन होता है प्रिंट बटन, ठीक है, और इसके इधर होता है ये क्लियर बटन, ये ढक्कन खोल के। तो अब आप देख सकते हैं कि
जो इसके अंदर ग्रीन मॉडिफाइड ग्रीन पेपर सील जाएगी, तो जो रिजल्ट सेक्शन है ना ऊपर, रिजल्ट सेक्शन की तरफ को जाएगा ए पोर्शन, ठीक है। और जो प्रिंट सेक्शन है नीचे को इधर की तरफ को आएगा बी पोर्शन। यानी कि जब हम इसको इस प्रकार से एंटर करेंगे तो इसमें जो हल्का सा येलो या ग्रीन वाला पोर्शन है ये ऊपर की तरफ करेगा रिजल्ट सेक्शन की तरफ को, जबकि पिंक वाला पोर्शन प्रिंट सेक्शन पे होगा। ये आप ये देख दीजिए, यहाँ पे लिखा हो ना प्रिंट, प्रिंट वाले सेक्शन पे होगा ये पिंक कलर और रिजल्ट वाले सेक्शन के सामने होगा ग्रीन कलर। तो इस प्रकार से हमने इसको अटैच करना है, बस ये ध्यान दीजिए। तो उसके बाद ए वाला इधर को फोल्ड हो जाएगा और बी वाला उसके ऊपर से फोल्ड हो जाएगा, और बी वाले के नीचे ही पीछे साइड में सीरियल नंबर होगा, वो नोट करना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ए पोर्शन ऊपर है, ठीक है। इसको हम इधर फोल्ड करेंगे, यहाँ पे चिपका देंगे, ठीक है। इसका वैक्स निकाल करके ये ए को हमने यहाँ पे किया, इसका वैक्स निकाल के इसको हमने इस पर चिपका दिया। यहाँ देख सकते हैं अब ये ए बना हुआ है, इसके नीचे भी यहाँ पे भी हल्का सा, तो इसको हमने इस पर चिपका दिया ए को। अब बी वाले पोर्शन को ए के ऊपर चिपकाएंगे, तो उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमने इसको फोल्ड करके ये ए के ऊपर फोल्ड करके चिपका दिया। अब बी वाले पोर्शन के ऊपर आ गया है यहाँ पे क्रमांक, ठीक है। तो ये इसकी प्रोसेस है, यानी कि पहले ए को हमने इस ढक्कन पे चिपकाना है, उस ए के ऊपर हमने बी को चिपकाना है, बी के ऊपर ये क्रमांक है, इसको हमने नोट कर देना है। तो इसका प्रॉपर प्रोसेस है। आप करें मतदान दलों की रवानगी के समय प्राप्त सभी यूनिट्स के एड्रेस टैगों का मिलान कर सुनिश्चित करें कि आपको आपके ही मतदान केंद्र की यूनिट्स प्राप्त हुई है, कहीं आपको दूसरे मतदान केंद्र की यूनिट्स तो प्राप्त नहीं हुई है। तो जो एड्रेस टैग होंगे तो उन पे एड्रेस टैग पे आपने मिलान करना है, ठीक है। फिर है सभी यूनिट्स के कैरिंग बॉक्सों को खोलकर एड्रेस टैगों पर अंकित यूनिक आईडी का यूनिट्स के पीछे लगे मेटेलिक स्टिकर पर अंकित संख्या से मिलान कर ले। जो उन पे ये इस प्रकार से ये यूनिक ये होगा, इसको हमने नोट कर देना है, या ये है जो नीचे, ठीक। अब है वीवीपैट के पेपर रोल कंपार्टमेंट पर दोनों ओर लगे हुए एड्रेस टैग की जांच करें, ठीक है। तो यहाँ पे एड्रेस टैग लगे हैं कि नहीं लगे, ये जांच करना हमने ऊपर वाले हिस्से में। उसके बाद जो नीचे वाला हिस्सा है जहाँ पे हमने वायर अटैच करनी है, तो वीवीपैट के पीछे की ओर बैटरी कंपार्टमेंट में बैटरी के लगे होने की पुष्टि करें कि हाँ ये वाला कि बैटरी लगी कि नहीं लगी। इसको हटा करके ये नीचे वाला पोर्शन है तो इसके नीचे होती है बैटरी। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हॉरिजॉन्टल मोड में होना चाहिए। वीवीपैट के पीछे की जो लॉक अनलॉक नॉब है, इस नॉब को हॉरिजॉन्टल यानी कि आड़ी स्थिति में होना सुनिश्चित करें। इस पे आज हमें एक चीज़ और पता चली इस प्रशिक्षण में, जो हमें पिछली बार पता नहीं थी, कि इसके आड़े होने का क्या लाभ होता है। जो इसके अंदर जो पेपर रोल होता है ना वो अड़ जाता है, यानी कि एकदम टाइट हो जाता है, वो हिलता नहीं है। और जैसे हम इसको ऑन मोड पे करते हैं, यानी कि वर्टिकल मोड में करते ऊपर, तो वो लूज हो जाता है, उससे जो है जो पेपर रोल है वो हिल सकता है। तो यदि गलती से हमने इसको ऑन कर दिया और हम इसको कैरिंग हम इसको लेके जा रहे हैं और हमारे हाथ से कहीं पे डब्बा नीचे गिर गया, खिसक गया, तो वो पेपर रोल उससे खिसक सकता है, निकल सकता है। इसलिए ये हॉरिजॉन्टल स्थिति में रहेगा तो वो एकदम टाइट रहेगा, वो कहीं खिसकेगा भी नहीं तो एक और काम बढ़ जाएगा। इसलिए इसी स्थिति में रहना चाहिए। सिर्फ जब मतदान प्रक्रिया होगी उसी समय ये ऑन होगा और मतदान समाप्ति के बाद पुनः इसको ऑफ कर देना है। ये नहीं सोचना कि ये तो ऑन था, हमने वोट दे दी, हमने कंट्रोल यूनिट को ऑफ कर दिया, अब इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। अब कोई इशू तो होंगे नहीं, वोट पर्चियाँ तो जारी होंगी नहीं, पर्चियाँ तो जारी नहीं होंगी, लेकिन फिर वो हिल जाएगा। इसलिए इसको ऑफ ही रखना है, जाते समय भी और मतदान की समाप्ति के बाद भी ऑफ रखना है। अब आगे करें कि ईवीएम को प्राप्त करते समय केवल एड्रेस टैग से मिलान एवं बाहरी जांच ही की जानी है, यानी कि जो इनके साथ एड्रेस टैग होता है उससे मिलान करना है। किसी भी स्थिति में वीवीपैट को बीयू एवं सीयू के साथ जोड़कर कोई जांच न करे। यहाँ पे देखिए साफ मना कर रहे हैं, इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिए। कब? जब सामग्री मिलती है, तो कह रहे किसी भी स्थिति में वीवीपैट को वीयू या सीयू के साथ जोड़ करके जाँच नहीं करनी है। फिर कह रहे वीवीपैट को पूर्व में जांच करके ही आपको प्रदान की जाती है, यानी कि उसको अच्छी भली भांति प्रकार से जांच करने के बाद ही आपको दी जाती है। इसलिए हमने उसको वहाँ पर जहाँ पे मतदान सामग्री मिलती है वहाँ पे हमने उसको जांच नहीं करना है। फिर ये कह रहा है कि मतदान दिवस के दिन ही एवं क्या ये कह रहा ईवीएम होगा ना, कह रहा कि मतदान दिवस के दिन ही ईवीएम को आपस में जोड़े, ठीक है। वो इंग्लिश में टाइप करेंगे या हिंदी में आगे एवं ईवीएम को आपस में जोड़े। फिर अगला है कि खुले स्थान में वीवीपैट को वीयू एवं सीयू के साथ जोड़ने वीवीपैट से के सेंसर्स को काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है। मतलब वीवीपैट बड़ा सेंसिटिव होता है, उजाले से इसको नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए खुले स्थान पे इनको आपस में नहीं जोड़ना है। अब अगली प्रोसेस है
सर्वप्रथम बीयू की इंटरकनेक्टिंग केबल द्वारा बीयू को वीवीपैट से तथा फिर वीवीपैट की इंटरकनेक्टिंग केबल द्वारा वीवीपैट को सीयू से जोड़ा जाए। ये प्रोसेस है इनको जोड़ने का। देखिए, खैर BVC ऐसे मत समझना कि 1 2 3 है। B का मतलब बैलेट यूनिट, V का मतलब वीवीपैट और C का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। लेकिन एरो निशान से आप समझ सकते हो कि सबसे पहले B यानी कि बैलेट यूनिट के वायर को जोड़ना हमने V यानी कि वीवीपैट से, जैसे कि आप ये देख सकते हो। फिर V की वायर को जोड़ना हमने C से यानी कि वीवीपैट की जो वायर है इसको जोड़ना हमने कंट्रोल यूनिट से। तो ये इसका प्रोसेस है। इधर देख सकते हैं आप CU है, ठीक है। अब ये CU को ये दिखा रखा, CU किससे जुड़ा हुआ है यहाँ पे, वीवीपैट से। ये CU किससे जुड़ा हुआ है यहाँ पे, आपस में किससे कनेक्ट है, वीवीपैट से, ठीक है। और जो VU है यानी कि बैलेट यूनिट, ये किससे कनेक्ट है, ये है वीवीपैट से। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, ठीक है। फिर ये हो गया वोटिंग कंपार्टमेंट यानी कि जिसके अंदर हमने वोट देना है। तो उसके अंदर इधर की साइड में होगा बैलेट यूनिट और यहाँ पे होगा वीवीपैट। और वीवीपैट की जो वायर निकलेंगी यहाँ से जो तृतीय मतदान अधिकारी के पास होगा CU। तो ये जो चौकोर दिखाई दे रहा है, चौकोर है वोटिंग कंपार्टमेंट। यानी कंपार्टमेंट का मतलब है कि जो कक्ष है, बना हुआ छोटा सा कक्ष है जिसके अंदर वोट देना है। तो हम इधर की साइड में खड़े रहेंगे, वोटर इधर की साइड खड़ा होगा। तो वोटर के दाहिने हाथ की तरफ होगा बैलेट यूनिट, बैलेट यूनिट मतलब ये, और बाएं हाथ की तरफ होगा वीवीपैट। जैसी स्थिति है कि दाहिने हाथ पे ये और बाएं हाथ में, क्योंकि ये हमें पर्ची गिरते हुए दिखनी चाहिए। तो इसका मुंह हमारी तरफ होगा, तो ये दाहिनी तरफ, ये बाएं तरफ होगा। और ये तो बाहर की तरफ होगा जो मतदान अधिकारी तृतीय के पास। फिर से देखिए यहाँ पे और समझिए कि वीवीपैट के पीछे की जो नोब है को खड़ी यानी कि वर्टिकल स्थिति में करें जब हम सब कनेक्शन जोड़ देंगे, ठीक है। और CU के पावर स्विच को ऑन कर, ये स्थिति कब की है, ये मोक पोल से पहले की स्थिति बता रहा है ये दोबारा वीवी, ठीक है। इन चित्रों में ये नहीं कि समाप्ति के बाद, समाप्ति के बाद की बात नहीं है, मोक पोल से पहले की स्थिति को ये लास्ट में दर्शा रहे हैं। तो CU के पावर स्विच को ऑन कर दें जब हम इनको जोड़ देंगे। तो ये पावर स्विच, इसको हमने ऑन करना है। और डिस्प्ले पैनल पर सारे डिस्प्ले पूर्ण होने दें। जो ये डिस्प्ले पैनल होता है इस पर सारी चीज़ें होती रहेंगी, आप इसको देखते रहें। फिर यह पुष्टि करेगी डिस्प्ले पर कोई एरर मैसेज नहीं आया कि हाँ इस पर अगर जैसे EVM इज़ रेडी ये आ गया, कोई भी एरर मैसेज नहीं आया, तो इसका मतलब सब कुछ ओके है। अब बात आती है पीठासीन अधिकारियों के लिए चेक लिस्ट। देखिए मेरा जो पहले दूसरे नंबर का जो वीडियो था वो इसी चेक मेमो पे, चेक लिस्ट पे कि क्या प्राप्त किया क्या नहीं किया, तो इसको आप विशेष रूप से देखें। इस पे जो वीडियो है आप उस वीडियो को भी ज़रूर देख लें, क्योंकि मैंने लगभग सभी टॉपिक को कवर करते हुए वीडियो पहले ही मैं बना चुका हूँ। अभी क्या है कि क्रम संख्या कार्रवाई जो की जानी है और टिप्पणी कि RO से संबंधित समस्त सुसंगत अनुदेशों को प्राप्त करना और कब्जे में रखना। तो क्या प्राप्त कर लिया है और क्या रख लिया, तो इस पर सही का टिक कर देंगे। जो चीज़ हम करते जाएंगे उनको सही का टिक करते जाएंगे। तो इनको आप देख सकते हैं और उस वीडियो को भी आप सेपरेट रूप से देख सकते हैं। और ये आपकी जो हस्त पुस्तिका होगी उसमें भी अनुलग्नक 19वां या 20वां है, तो उसमें आपको ये दिख जाएगा चेक लिस्ट। तो आपको ये चेक लिस्ट जरूर देखनी है। फिर उसके बाद आती है बात वेबकास्टिंग की। वेबकास्टिंग हेतु नियत मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि वेबकास्टिंग हेतु लगे आवश्यक उपकरण ठीक से स्थापित। कुछ जगह ऐसे होंगे जहाँ वेबकास्टिंग होंगे जो कि इनकी निगरानी में होंगे, ठीक है। कहाँ के, निर्वाचन कार्यालय की जो निगरानी में होंगे। कुछ 50% बूथ ऐसे होंगे जहाँ वेबकास्टिंग की व्यवस्था होगी। नेटवर्क वहाँ ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, विद्युत व्यवस्था, हालांकि इसके लिए अलग ही एक टीम होगी जो इन चीज़ों को देखेगी। लेकिन पीठासीन अधिकारी ने भी देखना कि ये सारी चीज़ें हुई कि नहीं है, जो यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। फिर एक चीज़ और है GPS ट्रैकिंग। हम लोग जो है GPS ट्रैकिंग में रहेंगे तो सेक्टर मजिस्ट्रेट मतदान पार्टी के प्रस्थान से पूर्व सुनिश्चित करेंगे कि सभी पीठासीन अधिकारियों के IMEI नंबर प्राप्त कर लिए हैं। उनके फ़ोन के जो IMEI नंबर हैं वो प्राप्त कर लिए हैं। फिर GPS ऐप पीठासीन अधिकारियों द्वारा डाउनलोड कर लिया गया है या नहीं, एक GPS ऐप है। फिर वाहन में अंतिम स्थान पर उतरने वाली मतदान पार्टी के पीठासीन अधिकारी को मोबाइल में GPS ऐप डाउनलोड कर एक्टिव कर लिया है। देखो कौन करेगा इसको, कि जो वाहन है, ठीक है, वाहन प्रभारी यानी कि वाहन में अंतिम स्थान पे जो उतरने वाली मतदान पार्टी है उसके पीठासीन अधिकारी उस वाहन का प्रभारी होगा। और उसके ऐप में GPS ऐप, उसके फ़ोन पे GPS ऐप डाउनलोड करके उसे एक्टिव करना ज़रूरी है। सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने सेक्टर के सभी वाहनों की GPS ट्रैकिंग हो रही है यह सुनिश्चित कर लेंगे।
उसके बाद ऐप को डाउनलोड करने का प्रोसेस ये है कि यहाँ पे हम सर्च बार में ceo.uk.gov.in ये टाइप करेंगे तो उसमें सबसे पहला लिंक ये खुलेगा। CEO ब्रैकेट के अंदर है, फिर उत्तराखंड है, तो इसको हमने क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये इसका होम पेज खुलेगा। क्या है? चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, ठीक है, ये वाला पेज यहाँ पे ओपन होगा। और फिर इसमें यहाँ पे एरो का निशान देख सकते हैं, हमने यहाँ पे जाके क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा है लोकेशन ट्रैकिंग मोबाइल ऐप, यहाँ पे जाके हमने इसको क्लिक कर देना है। मतलब हमने अगर अपना IMEI नंबर सर्च करना है किसी ने भी, तो उसके लिए प्रोसेस ये है कि क्या लिखेंगे हम, *#06# ये लिखेंगे तो हमारा IMEI नंबर डिस्प्ले हो जाएगा हमारे फ़ोन की स्क्रीन पर। तो आशा है आपको पूरा वीडियो काफ़ी मददगार साबित होगा। तो धन्यवाद, ऐसे ही बने रहें। और कोई भी छोटी मोटी चीज़ें अगर छूट गई होंगी तो उस पर वीडियो अभी जारी रहेंगे। 10 तारीख तक कंटिन्यू वीडियो अपलोड होते रहेंगे और आप इसी प्रकार से जुड़े रहें। और जो साथी पहली बार चैनल से जुड़े हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। हालांकि वीडियो काफ़ी लंबा बन गया, लेकिन इसमें लगभग सारी चीज़ें इसमें कवर हैं। तो धन्यवाद।